स्टार्ट करने से पहले जो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, हम टॉपिक पे आते हैं। आयताकार कांच की स्लेब से अपवर्तन। हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, हमने पढ़ा था कि अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है, और उसके बाद में हमने जाना था निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष होता है, निर्वात के सापेक्ष, उसे बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब यहां पर ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमें कुछ निरपेक्ष अपवर्तनांकों के बारे में पता भी होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं आपको, सबसे पहले हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं। तो निर्वात के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक की वैल्यू n कितनी होती है, 1। किसके लिए, निर्वात के लिए। उसके बाद में बात करते हैं वायु के लिए। तो वायु के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक n की वैल्यू कितनी है, 1.00029, 1.00029। या फिर अगर इसको एग्जैक्ट वैल्यू लिखें तो एग्जैक्ट वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.0003। ये वैल्यू भी आप यहां से इसकी लिख सकते हो। तो ऑलमोस्ट हम वायु को निर्वात ही मान के न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें हम पानी की। तो पानी का जो अपवर्तनांक लिया गया है 1.33 लिया गया है। 1.33 है, तो इसको अगर हमें न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यूज में लेना है तो 1.33 भी ले सकते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू में ले तो क्यों ना हम इसको अंश और हर की संख्या के रूप में ले लें, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4/3 भी लिख सकते हैं। 4 में 3 से डिवाइड करोगे तो यही वैल्यू आएगी 1.33। इसके बाद में कांच, मोस्ट इंपोर्टेंट, कांच का अपवर्तनांक होता है वो 1.5 होता है, जो 3/2 के इक्वल होगा, 1.5 जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें हीरा। हीरा, इसका अपवर्तनांक होता है 2.418, ये होता है इसकी वैल्यू। और न्यूमेरिकल पर्पस के लिए इसको यूज करोगे तो कितना लोगे, 2.42। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक होते हैं। किसके सापेक्ष होते हैं, इन सभी माध्यमों के अपवर्तनांक है वो निर्वात के सापेक्ष है, तो इसलिए ये कौन से अपवर्तनांक कहलाते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसकी हम बात कर चुके थे, ये कुछ वैल्यूज हैं तो आप ध्यान से देखना। नेक्स्ट आते हैं अपने टॉपिक पे, आयताकार कांच की स्लेब से अपवर्तन। तो एक स्लेब लेते हैं, देखो ध्यान से देखना, ये स्लेब आपको प्रैक्टिकल में भी यूज होती है। प्रैक्टिकल में जब एक्टिविटीज करते हैं क्रियाकलाप, वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, और यहाँ पर हमारा टॉपिक भी हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो एक आयताकार कांच की स्लेब लेते हैं, इस तरह की स्लेब होती है, ये आयताकार एक कांच की स्लेब है। इस आयताकार कांच की स्लेब को हम क्या करते हैं, एक ड्राइंग शीट होती है, उस ड्राइंग शीट पे रख देते हैं। ठीक है, अब या तो आप इस साइड दोनों साइड लो, या फिर इन दोनों साइड लेंगे, तो हमें कहीं पर भी एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट को दर्शाना है, कैसे भी करके। तो यहां से ये वाला माध्यम होगा वो क्या है, वायु। वायु होगी तो ये कौन सा माध्यम बनेगा, विरल। ये वाला क्या होगा, कांच होगा, तो कांच होगा, कांच की स्लेब होगी सघन माध्यम, और उसके बाद में फिर से कौन सा माध्यम आ जाएगा यहाँ पर, ये फिर से विरल माध्यम बन जाएगा, क्योंकि ये क्या है, वायु। तो कांच की स्लेब से पार्श्विक विस्थापन के लिए एक प्रकाश किरण लेते हैं। मान लो एक पिंड है हमारे पास, एक प्रकाश किरण है, वो यहां से इस कांच की स्लेब पर यहां पर आपतित करते हैं। ये प्रकाश किरण PQ मान लेते हैं कि इस बिंदु पर आपतित होगी। इस बिंदु पर आपतित होगी तो ये सतह है, सतह फर्स्ट मान लेते हैं, और फर्स्ट सतह पर प्रकाश किरण जब आपतित होगी तो यहां पर अभिलंब की स्थिति क्या हो जाएगी, अभिलंब की स्थिति मान लेते हैं ये इसके लंबवत होगी, यानी सतह के तल के लंबवत। तो जब प्रकाश किरण PQ आपतित होगी तो इसका आपतन कोण कितना होगा, I। आपतन कोण I से आपतित होने पर विरल माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम में। तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब से दूर हटती है, तो इसका आंसर क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी। तो अभिलंब की ओर झुकने पर ये अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुकती हुई इस तरीके से जाएगी, तो यहाँ पर ये जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण बनेगा, अपवर्तन कोण। इस अपवर्तन कोण का नाम ले लेते हैं R1। ये अपवर्तन कोण बना है R1। ये प्रकाश किरण पहली सतह पर अपवर्तित किरण होगी, और यही अपवर्तित किरण इस कांच की स्लेब से होते हुए कौन सी सतह पर पहुंचेगी, दूसरी सतह पर।
और दूसरी सतह पर पहुंचने पर ये इस सतह के लिए कौन सी किरण बन जाएगी, आपतित किरण बन जाएगी। तो यहां से ये किरण चलती हुई इस सतह पर पहुंचती है, जैसे कि पहली सतह की अपवर्तित किरण दूसरी सतह के लिए कौन सी किरण बनेगी, आपतित किरण। तो ये इस सतह पर आपतित होगी, तो इस सतह पर आपतित होने पर यहां पर अभिलंब की स्थिति कौन सी होगी, ये अभिलंब की स्थिति होगी, क्योंकि फिर से ये आपतित होगी। ये वाला कोण कौन सा बनेगा, आपतन कोण। अब इस कोण की वैल्यू कितनी होगी, ये वाला कोण कितना है, R1, तो ये कोण भी कितना होगा, R1 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों अभिलंब होंगे, वो दोनों अभिलंब क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर, और दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उनके एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये आपतन कोण बन गया। अब प्रकाश किरण ये वाली विरल सघन माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश करेगी, विरल में, तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, और अभिलंब से दूर हटेगी तो ये किस तरह से जाएगी, इस तरह से क्या हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी। देखना ये पहले ऐसे थी इसकी दिशा, फिर अभिलंब से दूर हटती हुई यहां से चलेगी, तो ये वाली फाइनल किरण बनेगी, ये कौन सी किरण बनेगी, निर्गत किरण। इसको हम अपवर्तित किरण भी बोल सकते हैं, लेकिन कितनी बार अपवर्तन हो गया कांच के स्लैब में, 2 बार, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर, इसलिए अपवर्तित किरण बोलना सही नहीं है, क्योंकि ये स्लैब से बाहर निकल गई, तो इसको निर्गत किरण बोलते हैं। निर्गत किरण से बनने वाला जो कोण होगा इसको बोलते हैं निर्गत कोण। क्लियर है, और ई से भी नोट करेंगे। अब ये जो प्रयोग हुआ है हमारा, इस प्रयोग में, या फिर आप इसको चलो निर्गत कोण ले लेते हैं, इस प्रयोग को 2 कंडीशन में लेते हैं। तो सबसे पहले सतह फर्स्ट पर, सतह 1 पर, पहली सतह पर कौन सी घटना हुई, प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो इस स्थिति में आपतन कोण I इज ग्रेटर देन होगा कोण R1 से ज्यादा होगा। क्लियर। सेकंड सतह पर, सतह 2 पर, दूसरी सतह पर बात करें तो दूसरी सतह पर क्या होगा, प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, तो विरल में जाने पर निर्गत कोण क्या होगा, अधिक हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और आपतन कोण की वैल्यू कितनी होगी, कम हो जाएगी, R1। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कोण E इज ग्रेटर देन होगा कोण R1। तो एक स्थिति में R1 की वैल्यू कम है, और एक स्थिति में R1 की वैल्यू क्या होगी, यहां पर दोनों ही स्थिति में R1 इस E से कम होगा। क्लियर है, दोनों स्थिति में। अब यहां पर पार्श्विक विस्थापन, तो देखो आपतित किरण की दिशा ये है और निर्गत किरण की दिशा ये, दोनों, क्या दोनों किरण एक लाइन पे जाएगी, नहीं। इनको अगर हम आगे की ओर बढ़ाएं, आपतित किरण की दिशा को आगे की ओर बढ़ाओगे डैश लाइन से, तो आपतित किरण की दिशा आपको क्या प्राप्त होगी, ये वाली आपतित किरण की दिशा प्राप्त होगी। स्केल लेके इसको आगे की ओर बढ़ाओगे ना, तो ये आपतित किरण की दिशा है, और ये वाली दिशा इसकी है फाइनल निर्गत किरण की दिशा है। दोनों किरणें एक लाइन पर नहीं होंगी, दोनों परस्पर क्या होंगी, कुछ पार्श्विक विस्थापित हो जाती है। आपतित किरण निर्गत किरण से कुछ पार्श्विक विस्थापित रहती है, और ये दोनों परस्पर समांतर हो जाएंगी, तो इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होगी वो स्केल से हम मेजर कर लेंगे, और जो कोई भी सेंटीमीटर कोई भी वैल्यू आएगी तो इस विस्थापन को d से लिखेंगे, और यही कौन सा विस्थापन कहलाता है, पार्श्विक विस्थापन। तो यही प्रयोग किसमें करते हैं, हम स्लेब में करेंगे। तो इस प्रकार से आयताकार कांच की स्लेब से कौन सी घटना होती है, अपवर्तन की घटना, और अपवर्तन की घटना में प्रकाश किरणों का क्या हो जाता है, पार्श्विक विस्थापन हो जाता है। तो ये आंसर होगा इसका। क्लियर है, यहाँ पे ये कांच की स्लेब से अपवर्तन है। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं अपवर्तन की घटना में। नेक्स्ट है हमारा जल से भरे तालाब या किसी बर्तन के पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये भी किसका एग्जांपल है, अपवर्तन का एग्जांपल है। इसके अलावा एक और एग्जांपल होता है कि किसी पानी से भरे बर्तन या बाल्टी में पेंसिल को डुबोने पर उसका मुड़ा हुआ दिखाई देना, वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्यों, ये भी इसका एग्जांपल है, अपवर्तन का एग्जांपल है। तो इसकी बात करते हैं कि जल से भरे तालाब या बर्तन के पेंदे का ऊपर उठा हुआ किस तरह से दिखाई देता है। मान लो एक बर्तन ले लेते हैं या कोई भी पात्र ले लेते हैं, ये पात्र है, इस पात्र में पानी भरा हुआ है, ठीक है, सपोज करो ये इस पात्र में पानी भरा हुआ है। अब इसका पेंदा लेना है, तो पेंदा तो बहुत सारा है, हमें दिखाई नहीं देगा कितना है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए पेंदे को ऊपर देखने के लिए एक सिक्का लेते हैं, वो इस पात्र में रख देते हैं। मान लो यहाँ पर एक सिक्का रखा हुआ है, ये कोई भी एक सिक्का है, वो बिंदु P पे रखा हुआ है। अब हम बाहर से देखेंगे, तो बाहर से देखेंगे तो बाहर हमारी आईज होंगी, आंखें होंगी, तो वहां हमारी आंखों पर जो परावर्तित प्रकाश किरण या आपतित प्रकाश किरण होगी वो कहां से आएगी, वस्तु से आएगी ना।
ऐसा थोड़ी है कि आंखों से प्रकाश किरण निकलेगी, नहीं, आंखों पर प्रकाश किरण आएगी। तो ये वस्तु है, एक सिक्का है, वो क्या करेगा, प्रकाश किरणों को उत्सर्जित करेगा। मान लो सपोज करो यहाँ पे आंखें लगी हुई है, इस तरीके से हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे आंखें है, यहाँ से कोई भी प्रेक्षक इसको देख रहा है, तो एक प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है, वो यहाँ पे आ रही है, और दूसरी प्रकाश किरण आ रही है, वो कहाँ पे आ रही है, इस बिंदु पर यहाँ पर आपकी हो रही है। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि हमारी आंखें होती है वो चौड़ी होती है, तो एक प्रकाश किरण ऊपर वाले हिस्से पर और एक प्रकाश किरण नीचे वाले हिस्से पर, तो इस तरह से आ रही है। ये दोनों आपकी किरण इससे निकल रही है। अब ध्यान देना, ये पानी है और ये क्या है, वायु है। तो अब प्रकाश किरण पानी है, तो ये माध्यम कौन सा बनेगा, सघन, और सघन माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है, विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो इसका मतलब जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो अभिलंब से दूर हटाएंगे तो इन बिंदु पर ये अपवर्तक सतह है, तो यहाँ पर अभिलंब की स्थिति कौन सी होगी, ये अभिलंब बनेगा, यहाँ पर अभिलंब ये बनेगा। तो अभिलंब से दूर हटती है, ये इधर जा रही है, ये अपवर्तित किरण, और ये भी अभिलंब से दूर हटेगी, ये भी इधर जाएगी, इस तरीके से। क्लियर है, दोनों प्रकाश किरणें जितने आपतन कोण से जाएगी उतने से अपवर्तित हो जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी। अब अभिलंब से दूर हट गई तो ये दोनों किरणें हमारी आंखों के रेटिना पर पहुंचती है, तो रेटिना से पुनः क्या होगी, परावर्तित, और परावर्तित होने के बाद में प्रतिबिंब निर्माण के लिए अब ये दोनों किरणें तो फैल गई, अपवर्तित किरणें, तो इनसे प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जबकि प्रतिबिंब निर्माण के लिए क्या होना चाहिए, परावर्तित या अपवर्तित किरणों को एक बिंदु पर मिलना चाहिए या मिलती हुई प्रतीत होनी चाहिए। तो उस बिंदु पर क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब या प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है, प्रतीत होता है। तो ये दोनों तो मिलेंगे नहीं, इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो अब क्या करें, इन दोनों अपवर्तित किरणों को विपरीत दिशा में बढ़ाओ। तो इसकी विपरीत दिशा, दिशा तो इधर है, विपरीत दिशा कौन सी होगी, पीछे की ओर ले लो, ये वाली, और इसकी भी विपरीत दिशा लोगे तो पीछे की ओर दिशा कौन सी आएगी, ये वाली। जहां पर जिस बिंदु पर ये दोनों प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां पर क्या बनेगा, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी, ना कि वास्तविक। इसका मतलब इस वस्तु P का आभासी प्रतिबिंब यहां पर क्या बनेगा, P डैश, P डैश बनेगा। तो इस पात्र में अगर इस वस्तु की वास्तविक ऊंचाई देखें, मान लो वास्तविक ऊंचाई कितनी है, h1 मानते हैं, ये इसकी वास्तविक ऊंचाई। और जब वास्तविक ऊंचाई, परंतु हम जब अपवर्तन के पश्चात आंखों से देखते हैं तो हमें वो सिक्का पात्र के पेंदे में न दिखकर पात्र के पेंदे से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यहां से लेके यहां तक हाइट उठा हुआ दिखाई देता है। अब इसकी आभासी ऊंचाई, तो ऊपर रहेगा तो आभासी ऊंचाई कितनी होगी, अब इसकी ऊंचाई देखें तो यहां से लेके यहां तक दिखाई देगा, तो यह आभासी ऊंचाई कितनी मान लेते हैं इसकी, h2, ये हो जाएगी आभासी ऊंचाई। तो इस प्रकार से अपवर्तन की घटना से हमें ये पात्र का पेंदा या पात्र के पेंदे में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, आभासी ऊंचाई h2 दिखाई देती है, जबकि हमारी वास्तविक ऊंचाई कितनी है, h1। ये किसके कारण होता है, ये होता है माध्यम के अपवर्तनांक के कारण, और ये माध्यम होगा, उसका अपवर्तनांक कितना मान लेते हैं, n। तो आभासी ऊंचाई किसके बराबर होगी, वास्तविक ऊंचाई में माध्यम के अपवर्तनांक का भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होती है, आभासी ऊंचाई। तो यहां पर क्या बनेगा, आभासी ऊंचाई इज इक्वल्स टू वास्तविक ऊंचाई अपॉन में माध्यम का अपवर्तनांक। वास्तविक ऊंचाई में माध्यम के अपवर्तनांक का भाग देंगे तो हमें आभासी ऊंचाई प्राप्त होगी, और आभासी ऊंचाई कितनी है, h2 इज इक्वल्स टू h1 अपॉन में n। यहां से मिल रहा है। अब हमें मान लो माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, क्वेश्चन है, हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसमें हम तीन अननोन में से कोई भी दो वैल्यू गिवन है और एक अननोन है, तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो n को इधर ले आओ, h2 इधर ले जाओ, तो अपवर्तनांक n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h1 अपॉन में h2। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या निकल के आया है कि वास्तविक ऊंचाई में आभासी ऊंचाई का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, उस माध्यम का अपवर्तनांक। तो इस प्रकार से पात्र का पेंदा भी ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या पात्र के पेंदे में रखा हुआ सिक्का हमें कुछ ऊंचाई तक ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट, ये तो था हमारा ये दोनों अपवर्तन के एग्जांपल। अब हम प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन भी देखेंगे। वायुमंडलीय मतलब वायुमंडल में उपस्थित गैसों द्वारा प्रकाश का किस तरह से अपवर्तन होता है, क्योंकि विभिन्न गैसें हैं वहां पर, विभिन्न वायुमंडल की परतें बनी हुई है, तो उनसे भी अपवर्तन होगा, वो नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं।
फ्रेंड्स अब हम देखते हैं प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन में पहला जो पॉइंट होगा हमारा वो ये होगा कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात, सूर्य के उदय होने से पहले भी हमें सूर्य दिखाई देता है और सूर्यास्त होने के बाद में भी हमें कुछ मिनटों तक सूर्य दिखाई देता है। तो वो किस कारण दिखाई देता है, तो उसका रीजन अगर हमारे पास शॉर्ट में देना हो आंसर तो ये रहेगा प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। अब इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से आएगा। तो देखना, मान लो ये पृथ्वी है, यहाँ पर गोलाकार पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर इसके चारों तरफ क्या रहेगा, वायुमंडल रहेगा। मान लो ये वायुमंडल है यहाँ पे। अब वायुमंडल होगा तो वायुमंडल का कुछ न कुछ अपवर्तनांक होगा। तो वायुमंडल का निर्वात के सापेक्ष जो निरपेक्ष अपवर्तनांक आता है वो कितना होता है, 1.00029। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वायुमंडल का। पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल होने के बाद में थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो सूर्य है वो कहां पर स्थित होता है, अंतरिक्ष में होता है, जो कि निर्वात होता है। तो इस स्थिति में इधर क्या मानेंगे, निर्वात, और निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और वायुमंडल का अपवर्तनांक कितना होगा, 1.00029। अब यहां पर जब पृथ्वी पर देखते हैं तो वायुमंडल से एक क्षितिज रेखा होती है, इस रेखा को हम बोलते हैं क्षितिज रेखा। इस क्षितिज रेखा के नीचे जब पृथ्वी पर यहाँ पे कोई भी दर्शक होता है, मान लो ये दर्शक है पृथ्वी पर कोई भी, इस क्षितिज रेखा के नीचे जब सूर्योदय से पहले यहाँ पे सूर्य की वास्तविक स्थिति होगी, ये सूर्य की वास्तविक स्थिति ले लेते हैं, सन ऐसे लिख देता हूं मैं इसको। वास्तविक स्थिति से जब सूर्य उगने लगेगा तो उस टाइम पे सूर्य से प्रकाश किरणें वायुमंडल निर्वात से होते हुए पृथ्वी तक पहुंचेगी। तो इस बीच, इस दौरान वायुमंडल की विभिन्न वायु की परतों को पार करते हुए आएगी। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि निर्वात की तुलना में जो वायुमंडल में है वो वायु का घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण घनत्व अधिक होने से ये माध्यम वायुमंडल कौन सा माध्यम बन जाता है, सघन माध्यम। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सघन माध्यम की तरह, और ये हो जाएगा विरल माध्यम। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब मैंने आपको विरल और सघन माध्यम के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था तो वहां पर मैंने डेंसनेस की बात की थी, डेंसिटी, कि जो माध्यम ज्यादा डेंस होगा वो सघन होगा, और जिसपे कणों के या अणुओं के मध्य की दूरी थोड़ी कम होगी तो वो सघन माध्यम बोल सकते हैं, और अणुओं के मध्य की दूरी अगर ज्यादा होगी तो वो उस माध्यम की अपेक्षा विरल माध्यम होगा। तो इस स्थिति में निर्वात को विरल माध्यम माना गया है और वायुमंडल को सघन माध्यम, क्योंकि यहाँ पर वायु की विभिन्न परतों का घनत्व रहता है, वायु की विभिन्न परतें एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो इस स्थिति में जब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण पृथ्वी पर उपस्थित दर्शक तक पहुंचती है तो ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी। तो यहां से एक प्रकाश किरण चल के आ रही है, ये मान लेते हैं क्षितिज रेखा है, ये प्रकाश किरण क्षितिज रेखा से होते हुए आ रही है। तो आपतित किरण इसके साथ में कुछ कोण बनाएगी तो वो कोण होगा आपतन कोण, और जब ये क्षितिज से होते हुए यहां पर दर्शक तक पहुंचेगी तो विरल से सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये क्षितिज से झुकती हुई यहां तक पहुंचेगी दर्शक तक। इस स्थिति में अब ये अपवर्तित किरण यहाँ पे आ रही है, और इस अपवर्तित किरण जब ये दर्शक की या किसी भी व्यक्ति की आंखों की रेटिना पर आपतित होगी तो वहां से ये परावर्तित होकर पीछे की ओर जाएगी। तो इस स्थिति में ये सूर्य क्षितिज से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर ये सूर्य की कौन सी स्थिति बनेगी, आभासी स्थिति, और यहाँ पे कौन सी रहेगी, इसकी वास्तविक स्थिति। तो इस स्थिति में जब ये क्षितिज से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा तो वो सूर्य का आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब में ये लगभग कितने डिग्री का अंतर आएगा, इसमें आधा डिग्री का अंतर आएगा, और आधा डिग्री के कोण का अंतर होने से ये हमें इसकी वास्तविक स्थिति से आभासी स्थिति में दिखाई देगा। तो इस कोणीय विस्थापन जो ये थीटा आ रहा है आधा डिग्री का कोणीय विस्थापन, इस कोणीय विस्थापन को होने में वो जो समय लगता है वो होता है 2 मिनट का समय। कितने मिनट का समय होता है, इस स्थिति में टाइम लगेगा 2 मिनट। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सूर्योदय के समय वास्तविक से आभासी स्थिति में को आधा डिग्री का कोणीय विस्थापन उत्पन्न होने में 2 मिनट लगेगा, तो सूर्यास्त के समय भी कितना समय लगेगा, 2 मिनट। तो इस प्रकार एक संपूर्ण दिन में सूर्योदय व सूर्यास्त के
पश्चात सूर्य का आभासी स्थिति में दिखाई देने के कारण दिन में कितने मिनट का परिवर्तन होता है? सुबह 2 मिनट और शाम को भी 2 मिनट का, तो टोटल कितना हो गया? 4 मिनट का परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो सूर्य का सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात दिखाई दे रहा है, वो किसके कारण होता है? प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो इस तरह से हम इसके वायुमंडलीय अपवर्तन को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट आता है प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन में रात्रि में तारों का टिमटिमाना। तो रात्रि के समय जब हम देखते हैं आकाश में, तो बहुत सारे तारे होते हैं जो कि बिंदुवत होते हैं, वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? इसका रीजन क्या होगा? मान लो ये वायुमंडल है, इस वायुमंडल की विभिन्न परतों से होते हुए यहाँ पे ऊपर अंतरिक्ष में तारे हैं और यहाँ पे पृथ्वी है। पृथ्वी की सतह पर क्या है? दर्शक है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है, वो बैठे हुए हैं। तो इनकी आंखों पर इन तारों का टिमटिमाना वो दिखाई दे, वो किस कारण होता है? जब तारों से आने वाली प्रकाश किरणें वायुमंडल की परतों पर आपतित होंगी, तो ये वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरती हुई आएंगी। तो इस प्रकार इन प्रकाश किरणों का बार बार वायु की परतों से अपवर्तन होता है और अपवर्तन के कारण ये अपने पथ से विचलित होती जाती है। और जब ये दर्शक की आंखों की रेटिना पर आपतित होगी, तो वहां पर तारों का बनने वाला जो बिंदुवत प्रतिबिंब होगा, वो कभी दिखाई देगा, कभी बादलों की वायु की परतों के घनत्व के कारण नहीं दिखाई देगा। तो इस कारण जो तारे हैं वो हमें कैसे दिखाई देते हैं? रात्रि के समय टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये भी किसका एग्जांपल है? प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन का एग्जांपल है। तो इस प्रकार से हम प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट अपवर्तन की बहुत सारी और घटनाएं होती है। तो नेक्स्ट अगला जो अपवर्तन पढ़ेंगे, वो अपवर्तन में जो मेन टॉपिक आता है यहाँ पे, वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR भी बोलते हैं इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक की किस तरह से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो TIR हम बाद में पढ़ेंगे, ये TIR इसका पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कांच तथा जल के वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 व 1.33। ध्यान से समझना है इसको। कांच तथा जल मतलब कांच का और जल का किसके सापेक्ष दे रखा है? वायु के सापेक्ष। अपवर्तनांक कितना है? 1.5। किसका दे रखा है? 1.5 का कांच का, और जल का कितना है वायु के सापेक्ष? 1.33 ये दे रखा है। बाद में हमें क्वेश्चन में ये पूछा कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, मतलब पूछा हमें किसका है? ग्लास का अपवर्तनांक पूछा है, किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो आपको दे रखा है वो लिखो, गिवन दैट। तो जो भी आपको दिया हुआ वो लिखते हैं। सबसे पहले में दे रखा है कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष 1.5। तो अपवर्तनांक ऑफ ग्लास, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, वायु के सापेक्ष इज इक्वल टू कितना रहता है? 1.5, ये गिवन है। NGA कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 1.5 तथा दूसरा क्या गिवन है? अपवर्तनांक हमें गिवन है पानी का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, तो एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1.33, ये गिवन है। अब ये दोनों वैल्यू हमें गिवन है, हमें पूछ लिया किसका अपवर्तनांक? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ लिया, ठीक है। तो हमें पूछा क्या है? ये पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये हमें पूछ लिया, ये हमें सोल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क से इसको हम सोल्व करेंगे यहां से। तो देखो ये वैल्यू हमें गिवन है, तो सिंपली लिखते हैं। तो NG अपॉन NA लिख सकते हैं इसको। तो NG अपॉन में NA इज इक्वल टू कितना है? 1.5, और 1.5 को कितना लिख सकते हैं? 3/2, ये वैल्यू इसकी है, ठीक है। इसके बाद में इसको लिखें तथा ये हो जाएगा N वाटर अपॉन में NA, N वाटर अपॉन NA इज इक्वल टू 1.33। और मैंने आपको बताया था कि 1.33 को पानी का अपवर्तनांक क्या लिख सकते हैं? वायु के सापेक्ष 4/3 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अब हमें फाइंड आउट करना है कि ग्लास का अपवर्तनांक फाइंड आउट करना है
किसके सापेक्ष, वाटर के सापेक्ष, मतलब ये हमें फाइंड आउट करना है Ng अपॉन में N वाटर, ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो ये इस तरह से लिख सकते हो Ng वाटर इज इक्वल्स टू Ng अपॉन में N वाटर। अब हम क्या करें, ऊपर तो ग्लास आ गया, नीचे पानी का अपवर्तनांक आ गया। अब ग्लास का अपवर्तनांक ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों में किससे भाग ले लेते हैं, अपवर्तनांक वायु के अपवर्तनांक से भाग ले लेते हैं। तो इसमें भी भाग देंगे, इसमें भी भाग देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। करते हैं तो Ngw इज इक्वल्स टू Ng अपॉन में Na अपॉन, इसमें भी भाग देंगे और इसमें भी भाग देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको लिख देंगे N वाटर अपॉन में N। अब ये करने से कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें, लेकिन ये करने से हमें ये पता चल गया कि इसकी वैल्यू हमें पता है ये और इसकी वैल्यू भी हमें पता है ये। तो ये देख लो, इसमें इनकी वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं। तो Ngw इज इक्वल्स टू Ng अपॉन Na की वैल्यू कितनी है, Ng अपॉन Na इज इक्वल्स टू 3/2, तो ये वैल्यू आप पुट कर देंगे। और Nw अपॉन Na की वैल्यू कितनी है 4/3, ये भी पुट कर देंगे। तो ऊपर लिख देते हैं 3/2 अपॉन में 4/3, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो Ngw इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर वाला नीचे तो कहां चला जाएगा, ऊपर। तो 3/2 इनटू में 3 ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा नीचे। कितना है 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8। तो Ngw इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 8 ये आ जाएगा। 5 का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष कितना होगा, 9/8 होगा। और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इसको आप पॉइंट्स में भी फाइंड आउट कर सकते हो और ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक का इक्वेशन होता है। ऐसे ही आपको हैंडल करना है, मतलब निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक गिवन होगा तो निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा निर्वात के सापेक्ष होगा। तो किसी भी कोई भी अपवर्तनांक आपको दे रखा है सापेक्ष, तो उसको आप ऐसे लिखोगे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर अंश व हर के रूप में लिखकर आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पढ़ते हैं, बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ये एक प्रकार का अपवर्तन ही होता है। क्या होता है, एक प्रकार का अपवर्तन। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपवर्तन की घटना में ही एक घटना होती है जिसे हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण मतलब पूरा का पूरा, आंतरिक मतलब अंदर, मतलब किसी माध्यम के अंदर, और परावर्तन मतलब प्रकाश किरण कौन सी घटना को दर्शाए, परावर्तित हो जाए। तो ये घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए सबसे पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए कि जो प्रकाश किरण है, सबसे पहली बात, प्रकाश किरण को कौन से माध्यम से जानी चाहिए, वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। कौन से माध्यम से कौन से में जानी चाहिए, सघन माध्यम से विरल, पहली कंडीशन। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होगी। तो सबसे पहली बात है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जानी चाहिए। ये बात भी मैं आपको बताऊंगा कि ये सघन से विरल में ही क्यों जानी चाहिए, जबकि अपवर्तन की घटना में तो दोनों माध्यम में जा सकती है, विरल से सघन में जा सकती है और सघन से विरल में जा सकती है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, अभिलंब से दूर, इस कंडीशन में। इसके विपरीत एक और होती है, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में आती है तो ये क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है, ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी नीचे की तरफ। तो जब प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी तो ये घटना तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में लागू नहीं होगी, लेकिन ये वाली कंडीशन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या है, सेटिस्फाइड होती है। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। कैसे होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, वो समझते हैं। मान लो हम माध्यम बनाते हैं तो माध्यम के लिए हमें जल से भरा पात्र ले लेते हैं। एक पात्र है उसमें जल भरा हुआ है और बाहर माध्यम है वायु, तो जल कौन सा माध्यम बनेगा, सघन माध्यम, और वायु कौन से माध्यम बनेगी, विरल माध्यम। क्लियर है? तो यहां से देखना, एक जल से भरा पात्र ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे जल भरा हुआ है, ये एक सतह है, इस सतह के नीचे ये पूरा जल भरा हुआ है, नीचे की साइड।
ठीक है, क्लियर है। ये वाला जल बना हुआ है तो ये माध्यम कौन सा माध्यम बन जाएगा, ये बन जाएगा सघन माध्यम, नीचे वाला ये सघन माध्यम होगा, और ऊपर वाला कौन सा माध्यम होगा, विरल माध्यम, ये विरल माध्यम बन जाएगा। ये वाली सतह है, इस सतह को मान लेते हैं कौन सी पृष्ठ है, ये अपवर्तक पृष्ठ, जो कि इस पानी के ऊपर वाली पृष्ठ है। मान लो एक पात्र है उसमें पानी भरा हुआ है, इसके ऊपर वाली पृष्ठ है, इसको बोलेंगे अपवर्तक सतह। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए पहला पॉइंट ये होता है कि सघन माध्यम से किसमें जानी चाहिए, विरल में। तो ध्यान रखना, प्रकाश किरण ऊपर वाले माध्यम से नीचे वाले सघन माध्यम में नहीं आएगी। इसके लिए क्या होगा, हमें प्रकाश किरण सघन से विरल में भेजना पड़ेगा। तो यहां पर एक टॉर्च लगा देते हैं। मान लो यहाँ पे एक प्रकाश स्रोत है, कोई भी O, इस प्रकाश स्रोत से, ये एक प्रकाश स्रोत है O, इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें निकलेंगी और वो किधर जाएंगी, ऊपर जाएंगी अपवर्तक पृष्ठ की ओर। तो हम अलग अलग कंडीशन लेते हैं अपवर्तन की। पहली कंडीशन, अगर यहां पर मान लो ये सीधी है, समतल सतह है, तो इसका अभिलंब की स्थिति ली जाएगी, वो इसकी सतह के तल के लंबवत होगी प्रत्येक स्थिति में। मान लो सपोज करो एक प्रकाश किरण यहां से जा रही है सीधी, एक प्रकाश किरण प्रकाश स्रोत से ऊपर की ओर जा रही है और ये इस पर आपतित होती है अपवर्तक पृष्ठ पर, किसके अनुदिश, अभिलंब के अनुदिश। ये अभिलंब मान लेते हैं। बिंदु कौन से पर आपतित हो रही है, O से A बिंदु पर आपतित हो रही है। A बिंदु पर आपतित होने पर ये आपतित किरण ऐसे जाएगी और सतह से टकराकर कौन सी घटना होगी, अपवर्तन की घटना, क्योंकि सघन माध्यम से विरल में जा रही है तो विरल माध्यम में अभिलंब के अनुदिश सीधी ही गुजर जाएगी ये अपवर्तित किरण। पहले क्लियर। इस स्थिति में आपतन कोण का मान कितना है, 0, तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अब क्या करते हैं, अब धीरे धीरे आप आपतन कोण के मान में वृद्धि करते हैं, बढ़ाते हैं। दूसरी प्रकाश किरण मान लो यहां से लेके यहां पर जा रही है, इस बिंदु पर, जब इस बिंदु पर आपतित होगी तो इस स्थिति में यहां पर अभिलंब की स्थिति ये होगी, ये वाला कोण आपतन कोण बनेगा। अब देखो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जा रही है तो विरल में अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब की ओर मुड़ेगी। सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है, तो ये अभिलंब से दूर हटती हुई प्रकाश किरण किधर जाएगी, इस साइड जाएगी। तो देखो ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, ये बी पॉइंट पर जाएगी। तो इस स्थिति में प्रकाश किरण इधर चलेगी। अब जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या ये किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी, नहीं। जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान में वृद्धि करेंगे वैसे वैसे अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती जाएगी। अगली कंडीशन, अब आपतन कोण के मान को हमने बढ़ा दिया, यहां से यहां प्रकाश किरण जाएगी तो यहां पर अभिलंब ये होगा। तो इस स्थिति में देखिए ये आपतन कोण था और इस स्थिति में ये आपतन कोण है, कौन सा ज्यादा है, ये वाला। पहले 0 था, फिर कुछ बढ़ा, फिर और बढ़ा है। जब आपतन कोण के मान में वृद्धि करेंगे तो ये प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से और दूर हटेगी, अभिलंब से थोड़ी और दूर हटती जा रही है, क्योंकि ये अपवर्तन कोण यहाँ पे था, अब बढ़ गया। जैसे जैसे आपतन कोण के मान में वृद्धि करेंगे सी पॉइंट पर, वैसे वैसे अपवर्तन कोण के मान में भी वृद्धि होगी और अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आती है, एक कंडीशन ऐसी आती है कि उस आपतन कोण पर प्रकाश किरण आपतित करने पर, मान लो ये डी पॉइंट है और डी पॉइंट पर ये अभिलंब की स्थिति होगी। इस स्थिति में इस आपतन कोण पर आपतित करने पर ये अपवर्तित किरण कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये इसके क्या हो जाती है, अपवर्तक पृष्ठ के समांतर हो जाती है। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे पहले सीधी जा रही है, फिर थोड़ा और उड़ेगी, फिर अभिलंब से और दूर हट रही है और ऐसे हटती हटती कितने डिग्री का कोण बनाने लग जाती है, यहाँ पर 90 डिग्री का। तो अपवर्तित किरण इधर चली जाती है। तो इस आपतन कोण को कौन सा आपतन कोण कहा जाता है, क्रांतिक कोण, IC से लिखते हैं। और ये वाला कोण कौन सा कोण होगा, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण की डेफिनेशन यहां से निकल के आती है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण कितने डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, या अपवर्तन कोण समकोण के बराबर हो जाता है, उस आपतन कोण को कौन सा कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो यहां पर ये क्रांतिक कोण की डेफिनेशन होगी। अभी भी देखो अपवर्तन की घटना ही हो रही है, यहां तक परावर्तन नहीं हो रहा, जबकि हमें क्या करना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अंदर ही, दूसरे माध्यम में नहीं जाता परावर्तन। अब क्या करेंगे, अब एक प्रकाश किरण मान लो इस क्रांतिक कोण से थोड़ा और ज्यादा कोण पर आपतित हो रही है, तो एक प्रकाश किरण इस क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पर यहां पे आपतित हो रही है, इस बिंदु पर E पर, और यहां पे अभिलंब की स्थिति है G।
ठीक है, ये सघन माध्यम है। अब ये अभिलंब की स्थिति है, तो इस स्थिति में क्या होगा, जब आपतन कोण के मान को बढ़ा दिया तो अपवर्तन कोण का मान में भी क्या होगी, वृद्धि। अपवर्तन कोण यहां पर कुछ था, फिर बढ़ा, फिर 90 हो गया। अब 90 से क्या होगा, और ज्यादा होगा। 90 से ज्यादा होगा तो ये अपवर्तित किरण किधर आएगी, नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ आ जाएगी तो ये इस तरह से ही इस तरह से इधर चली जाएगी। तो ये इस प्रकार, अब देखो प्रकाश किरण जब क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित की जाए तो सतह से टकराकर वापस कौन से माध्यम में आ गई, उसी माध्यम में आ गई ना, सघन से जा रही है और सघन में आ गई। तो इस घटना को क्या कहते हैं हम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इस स्थिति में ये जितना आपतन कोण होगा उतना ही कौन सा कोण बन जाएगा, ये परावर्तन कोण बनेगा। और इस किरण को क्या करेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तित किरण। ये किरण हो जाएगी परावर्तित किरण। तो ये जो घटना होती है वो कौन सी घटना होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। यहां पर हमें 3 पॉइंट समझ में आते हैं। पहला पॉइंट कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश किरण सघन से कौन से माध्यम में जानी चाहिए, विरल में। दूसरी बात, जब प्रकाश किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में एक ऐसे आपतन कोण से आपतित की जाए कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री, तो वो आपतन कोण कौन सा कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण। और यदि जब प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित की जाए तो सतह से टकराकर उन्हें उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। और इसी घटना को, इस पॉइंट पर जो घटना होती है उस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये घटना होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। इसमें जब ये प्रकाश किरण यहां से टकराकर वापस इसी माध्यम में आ गई, परावर्तन हो रहा है, इसका मतलब प्रकाश की परावर्तन के नियम लगेंगे और परावर्तन के ही कुछ यहाँ पे गुण हो जाएंगे। जैसे प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहेगा क्योंकि अपवर्तन की घटना में बदल जाता है, जबकि ये वापस परावर्तित होकर इधर आ रही है तो इस प्रकाश का वेग क्या होगा, वो का वो चेंज नहीं होगा। तरंग दैर्घ्य परिवर्तित नहीं होगी, ये प्रकाश के इधर जाती रहेगी। तो इस तरह से इसका रंग भी नहीं बदलेगा। तो ये घटनाएं बहुत सारे इसके उपयोग होते हैं। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं वो हमारे डेली लाइफ, दैनिक जीवन में भी काम उपयोग में आती है। जैसे कुछ एग्जांपल्स है, इसमें हम एक एक को डिस्कस करेंगे। एक प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है जो नीचे नेट के लिए बिछाई जाती है, जो किरणें होती है तरंगों के रूप में जाती है। तो उसमें कांच की क्लैडिंग और कांच की क्रोन वो लगी रहती है, तो उसमें भी ये प्रकाश किरणें जाती है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण सिग्नल आगे पहुंचते हैं। यही तो रीजन होता है कि जो नीचे प्रकाशीय तंतु लगे होते हैं ऑप्टिकल फाइबर, वो कट भी जाते हैं। मान लो कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है गवर्नमेंट का, तो कट भी गए, कटने के बाद भी उनमें कनेक्शन नहीं टूटता है। क्यों? क्योंकि कट जाएंगे तो वायर थोड़ी है, वो उसके अंदर तो किरणें जा रही है, बस परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना चाहिए। एक होती है मरीचिका, उन्न मरीचिका, मिराज बोलते हैं जिसको, मिराज बनता है। जैसे शुष्क प्रदेशों में कई बार हमें लहरा, जैसे जला वो देखते हैं, रेगिस्तान में देखते हैं तो कई दूर हमें ऐसे लगता है कि वहां पे पानी का जलाशय है जो लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में वहां पर जाने पर वो कुछ नहीं होता, वो एक भ्रम की स्थिति होती है। वो भी इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। तो इनके बारे में हम डिटेल से इनके अनुप्रयोगों को डिस्कस करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट इसके बाद में इसके अनुप्रयोग।